इसलिए भी और समय में, जबकि बहुत सारे मैंने लगातार वेबिनार्स किए, हम लोग थोड़ा इसमें पीछे हो रहे थे, और श्रवण जी और उनके साथियों ने जो ये शुरुआत की है, और कई और भी मित्र आने वाले दिनों में इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इसमें बहुत सभी हिस्सेदार नहीं। मैं अपने गुरु और अभी जिन्होंने अपने विचार रखे, आदरणीय प्रोफेसर हरिशरण साहब को, आदरणीय डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी जो इस सभा के अध्यक्ष हैं और जिनके निर्देशन पर मैं आप सबके बीच में अपने विचार रखना चाहता हूं, डॉक्टर आनंद कुमार और शेष सभी प्रतिभागी, जिनमें से कुछ को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। ये विषय और इस विषय से संबंधित कुछ बिंदुओं पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। ये संभव है कि वो बहुत सिलसिलेवार शायद ना हो, क्योंकि मैं बीच में रखने की कोशिश। सर आवाज आ रही है ना? जी। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि इस बीमारी के प्रसार के साथ ही वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्व का और एक सुप्रीमेसी का भी संकट या झगड़ा या विवाद अपने आप दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हम लोगों के सामने आ गया है, और ये अमेरिका और चीन के बीच में हमको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार हर दिन प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके विरोध में या उनकी बातचीत के विरोध में चीन के वक्तव्य को कोरोना की बुलेटिन्स हम याद करने की कोशिश करें तो आज और भी तीखे बयान दिए। इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि एक बीमारी के बहाने ग्लोबल डिप्लोमेसी एक दूसरे ट्रैक पर उतर आई है, जहां पर कि सुप्रीमेसी का संकट और सुप्रीमेसी की लड़ाई भी चल रही है। हम लोग अपनी स्मृतियों में इस तरह की सुप्रीमेसी लंबे समय तक देखे गए कोल्ड वार के चलते अमेरिका और सोवियत संघ या अमेरिका और रूस के बीच में महसूस करते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में चीन ने अपने आप को अमेरिका को चुनौती देने वाली एक शक्ति के तौर पर विकसित किया है, और वो बार बार कोशिश करता है। और जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर हरिशरण सर हम लोगों को बराबर पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट एंड कंटेनमेंट कि वो शांत न तो स्वयं शांत रहता है और न अपने प्रतिपक्षियों को शांत रहने देता है, किसी न किसी वजह से वो इंगेज किए रहता है। धीरे धीरे ये पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर ग्लोबल लेवल पर सामने आई है बीते कुछ वर्षों में, और इस चुनौती के पीछे चीन की बड़ी आर्थिक ताकत बन जाना है। एक ऐसी बड़ी ताकत जिसके चलते थियाननमेन स्क्वायर की घटना के बाद पूरी दुनिया के एक तरफा बायकाट के बावजूद पूरी दुनिया का फिर से उसके चरणों में आ जाना, फिर से उसके सामने बिना शर्त समर्पण कर देना, ये उसकी इकोनॉमी और इकोनॉमी की ताकत के चलते ही संभव हुआ था। पिछले कुछ समय में चीन ने अपनी जिसके चलते ट्रंप प्रशासन के अस्तित्व में आने के बाद अमेरिका और चीन के बीच में थोड़े तीखे संकट हुए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रंप मूलतः एक कारोबारी हैं, और एक एक कारोबारी का व्यक्तित्व उनके स्टेट्समैन के व्यक्तित्व पर अक्सर हावी होता हम लोग देखते हैं। वो हमेशा नफा नुकसान, तत्कालीन रिश्तों के बजाय वो तत्कालीन
चुनौतियों के हिसाब से अपने स्टेटमेंट्स कई बार विरोधाभासी वक्तव्य देते रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ समय में चीन के अ, और अमेरिका के बीच में संबंध व्यापारिक स्तर पर इतने खराब हुए, खास तौर पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की वजह से, और भारत जैसे देशों को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो अमेरिकी डिप्लोमेसी का जो एंडेवर था, इन सब की वजह से चीन एक गहरे दबाव में महसूस किया। चीन का अंदरूनी संकट और कोरोना का ट्रिगर टाइम लगभग आसपास का है, और इसीलिए एक बड़ा वर्ग ये मानता है, वो इस थ्योरी में बिलीव करता है कि समहाउ चीन इसमें इंगेज हो सकता है इस पूरे पैंडेमिक में। हालांकि जब तक ये चीजें पुष्ट न हो जाएं तब तक हम इस पर विश्वास पूर्वक कह नहीं सकते, लेकिन लगातार 2 दिन से आक्रामक ढंग से अमेरिका ने इस बात को कहना शुरू किया है कि अब इस बात के पुख्ता सबूत हैं और वो समय आने पर रखा जाएगा। अचानक हमने देखा कि कल जिस तरह से डब्ल्यूएचओ के चीफ ने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने आप को विड्रा करने के संकेत दिए हैं, उससे भी इस आशंका की पुष्टि होती है। तो ये बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। मैं लंबा नहीं कहना चाहता, मैं 2-3 बातें सार रूप में कहना चाहता हूं। एक तो ये है कि ये क्राइसिस सुप्रीमेसी का भी है, जिसमें कि अमेरिका ने काफी अपनी साख को धक्का लगता महसूस किया है। दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति का जो भी उसकी अवधारणा थी वो ध्वस्त हो चुकी है। भारत जैसे देशों ने इस क्राइसिस को, भारत ने, ताइवान ने, जापान ने जिस तरह से मैनेज किया है, वैसा अमेरिका या उसके प्रमुख सहयोगी नहीं कर सके हैं। ये अमेरिका के लिए, उसके साख के लिए एक बड़ा संकट है। स्वाभाविक तौर पर इसका फायदा चीन को मिल सकता था, और पहले चक्र में ऐसा लग भी रहा था कि चीन ने जिस तरह से अपने यहाँ इस महामारी को कंट्रोल किया और बाकी पूरी दुनिया में एक नए तरह का सिल्क रूट डिप्लोमेसी शुरू किया, मेडिकल इक्विपमेंट का, पीपी किट्स का, उससे ऐसा लग रहा था कि वो रिप्लेस कर रहा है। लेकिन चीन के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज जुड़ी हुई है, विश्वसनीयता का संकट। उसके मित्र भी बहुत मुश्किल से उस पर विश्वास कर पाते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार खुद चीन ही है। कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसके चलते चीन पर विश्वास करना भी लोगों के लिए संभव नहीं हुआ है। ऐसे में कोरोना संकट एक तरह से देखिए तो ग्लोबल लीडरशिप का भी एक क्राइसिस है। पूरी दुनिया में सो कॉल्ड सुपर पावर्स में कोई ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड को लीड कर सके। इसके बरक्स मझोले हैसियत रखने वाले बहुत सारे देश, जैसे जापान, जैसे भारत, इन्होंने ज्यादा बेटर डिप्लोमेसी दिखाई है, और अपने अपने स्तर पर क्षेत्र, कम से कम भारत का अगर आप देख लीजिए तो क्राइसिस के शुरू होते ही जिस तरह से सार्क कंट्रीज को केंद्र में रखकर एक योजना बनाई गई, वो डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ा एंडेवर और बहुत बड़ी विजय कही जा सकती है, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। जापान ने भी इस तरह का किया है। 2-3 चीजें इसके बीच में और भी घटित हो रही हैं जिस पर भी हम सभी लोगों को, जो लोग डिफेंस स्टडीज के स्टूडेंट हैं, वो ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। क्या अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों का भी विश्वास खो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पहले चक्र में देखा कि अमेरिका की इस थ्योरी को कि चीन इसके लिए दोषी है, और चाइनीज वायरस और वुहान वायरस जैसे जो जो टर्म यूज किए गए, इसमें जो देश उसके साथ खड़े थे, उन्हीं में से कुछ देशों ने चीन के साथ अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए नजदीकी रिश्ते कायम किए। तो हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि इस क्राइसिस के ओवर होने के बाद वर्ल्ड डिप्लोमेसी में एक रीडिफाइंड इक्वेशंस
सामने आए, जिसमें कि सर्वोच्चता जैसी चीज होने की बजाय हम लोग एक मल्टीपोलर, जिसको वास्तविक अर्थों में हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि ये टर्म जिन दिनों बहुत इस्तेमाल में भी लाया गया, उस समय भी अमेरिका के वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था थी। लेकिन अब अर्थव्यवस्था से लेकर राजनय तक, और जिस तरह से भारत जैसे देशों ने, खास तौर पर मैं भारत का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भारत ने इस संकट को सचमुच एक अवसर के रूप में बदला है। और जिस तरह से डिप्लोमेटिक मैनोवरिंग रही है, और जिस तरह ने एक आत्मनिर्भर का जो एक कंसेप्ट फ्लोट किया है, और उस पर एक पॉजिटिव साइन है पूरे देश का, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारत ज्यादा डिसाइसिव रोल में पूरे दुनिया में आ सकता है, अपनी जनशक्ति के चलते, अपनी लीडरशिप के चलते, वो लीडरशिप जिसको विश्व के सभी नेताओं ने सराहा है, और दुनिया भर में होने वाले ऑनलाइन सर्वेक्षणों में भी निर्विवाद रूप से बहुत प्रमुख दर्जा दिया गया है। तो अंत में मैं 2-3 बातें, जितनी बातें मैंने कही हैं, और मैंने पहले भी क्षमा मांगी थी, कुछ बातें मैंने इधर-उधर ढंग से कही हैं। लेकिन 2-3 बातें मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। पहला ये कि इस क्राइसिस के समाप्त होने तक विश्व व्यवस्था में हम एक निर्णायक बदलाव देखेंगे। दूसरा, ये विश्व व्यवस्था वास्तविक अर्थों में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होनी चाहिए, ऐसा अभी देखने से ऐसा लगता है। नंबर 3, कि अमेरिका इन सबसे अलग हम एक एक तरीके की व्यवस्था देखेंगे, और आने वाले दिनों में भारत एक ज्यादा प्रबल, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा सक्षम राष्ट्र के तौर पर, जो और विश्व में या वैश्विक राजनयिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया। खास तौर पर डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल का बहुत बहुत आभार।